बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। दो तीन अहम इशूज़ हैं जिस पर आज बात होगी। पहले नंबर पर यह कि वज़ीर आज़म से उलमा के एक वफ़द की मुलाकात हुई है और एक उलमा पर मुश्तमिल 12 रुकनी कमेटी बना दी गई है जो मुज़ाकरात करेगी हुकूमत से भी और दूसरी तरफ भी। और इस हवाले से अब सिचुएशन क्या होगी वो सामने आएगी। नूरुल हक कादरी साहब ने बाहर निकल के क्या कहा, सुनिए। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये वफ़द हुकूमत से भी 12 रुकनी कमेटी बना दी गई है। ये 12 रुकनी कमेटी हुकूमत से भी राब्ते में है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़ियादत के साथ भी इनके पहले से भी रवाबित है और उन रवाबित को मज़ीद आगे बढ़ाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी शख्सियात की आमद की वजह से और शराकत की वजह से बेहतरी की फ़िज़ा बन जाएगी। दूसरा मसला जिस पर बात करनी है आज के शो में वो महंगाई का है। बदस्तूर महंगाई होती चली जा रही है और पाकिस्तान के अवाम परेशान है। इस साल जो है महंगाई की शरह 14.31% को पहुंच गई है और अभी रिसेंटली 50 में से 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है जिसमें घी, चिकन, अंडे, बिजली, गैस शामिल हैं। तो ये महंगाई का जिन जो बोतल से बाहर निकला भाई, हुकूमत इसको कैसे कंट्रोल करेगी। और तीसरी बात डेंगू के हवाले से है। बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है तो किसी से भी बात होती है कोई ना कोई खबर आ जाती है कि किसी ना किसी को कोई डेंगू हुआ था, लेकिन अब फिगर्स में वो ट्रांसलेट हो रहा है नहीं हो रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरा 24 घंटों में लाहौर में 3 मरीज जाँ बाक हुए जबकि 600 के करीब मरीज पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं डेंगू के। और जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब की डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और हसन खावर जो तर्जमान है पंजाब हुकूमत के, अपेरेंटली दोनों के बयानात में तजाद है। वो शॉट मेरे पास है। हसन खावर साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब भी हमारे साथ। हसन खावर साहब, बिफोर वी कम टू डेंगू, मुझे बताइएगा कि अभी तक ये धरने जो हुए हैं और जो एहतजाज हुआ है और जो तोड़ फोड़ हुई है, जो जलाओ घेराव हुआ है, उसमें एक जानी नुकसान तो जो हुआ है वो हमें पता है। 11 के करीब पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, 400 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। ये फवाद चौधरी साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। माली नुकसान अभी तक कितना हो चुका है, इस हवाले से हमें बताइएगा प्लीज़। जी श्याम साहब, शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, माली नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है, लेकिन जो अभी तक कंसोलिडेटेड एस्टिमेट है कि ये 5-6 जो इनके धरने हुए उसमें करीबन 35 अरब के करीब नुकसान था और इसके अंदर जो है वो तकरीबन कोई 3 अरब से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। क्योंकि देखें, ये सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी चीज़ को जला दिया, किसी को नुकसान पहुंचाया, बिज़नेस रुक जाता है, कारोबार का पहिया रुक जाता है, लोग अपने जो कारोबार की जगह है वहाँ नहीं जा सकते, काम पे नहीं जा सकते, तो ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं। और इसीलिए हमारी कोशिश भी ये थी कि जल्द से जल्द इस मसले को ख़त्म करें ताकि कारोबार का पहिया चल सके। लेकिन बहरहाल जाहिर है कि ये इनिशियल एस्टिमेट है और इसको मज़ीद भी हम एस्टिमेट करेंगे कि और कहाँ से क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी जल्दी एस्टिमेट करना मुश्किल है। मसलन जब आपके मुल्क में ऐसे वाक़यात होते हैं, एक तंजीम आकर रास्ते रोक देती है, तो आपके मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट का फ़्लो है, FDI का फ़्लो है, वो भी इम्पैक्ट होता है। वो जो फॉरगॉन रेवेन्यूज़ हैं या फॉरगॉन इन्वेस्टमेंट है उसको भी क्वान्टिफाई करना चाहिए। तो ये तादाद नुकसान की तो इससे कहीं ज़्यादा ही होगी, तखमीना इसका। ठीक है, आपने कहा कि 3 अरब से ज़ायद का नुकसान हो चुका है लोकल सतह पे, जहाँ पे ये धरना हो रहा है, एहतजाज हो रहा है। अच्छा, मुझे थोड़ी रहनुमाई ये फरमाइएगा। वैसे तो आई डू अंडरस्टैंड एज अ लॉयर, लेकिन गवर्नमेंट का क्या इस हवाले से मौक़िफ़ है, जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पेमरा ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें पेमरा ने कह दिया जी हमें दैट यू आर हेयर बाय डायरेक्टेड टू स्टॉप द मीडिया कवरेज ऑफ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है सर, हम बात ही ना करें? स्टॉप दी कवरेज का तो मतलब यह है कि धरने से, एहतजाज से, जलाओ से, घेराव से जो नुकसान हो रहा है, जो कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हो रही हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं और दीगर जितनी भी जो बातें हैं, मिसाल के तौर पे सड़कें ब्लॉक्ड हैं, खंदकें खोद दी गई हैं, रेलवे के ऑपरेशन सस्पेंड हो चुके हुए हैं। यू डोंट वांट मीडिया टू टॉक अबाउट एनी ऑफ दिस। क्या मतलब है इस नोटिफिकेशन का सर? अच्छा, देखिए, नोटिफिकेशन का मतलब तो चले लीगल टर्म्स में जो है, लेकिन क्या प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस को मीडिया कवरेज मिलनी चाहिए किसी भी मुल्क के अंदर जो एक तंजीम का लदम करार दे दी गई है? पेमरा ने एक कानून के तहत यह मना किया है
ताकि इस किस्म के नहीं मिलने चाहिए, ज़ाहिर है नहीं मिलने चाहिए। आपका कानून भी ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रोस्क्राइब तो किया। मैं तो सिर्फ आपसे फिर इसके अल्फाज अजीब है ना सर। हसन खावर साहब उन्होंने क्या स्टॉप द मीडिया कवरेज ऑफ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो अगर वजीराबाद में धरना दे रहे हैं, वहां पे सड़क ब्लॉक हो रही है, रेलवे, ये सारी कवरेज में ही आता है ना कि नुकसान क्या क्या हो रहा है उससे, तो ये तो रिपोर्ट कर सकते हैं, इस पे बात कर सकते हैं, इस पे राय दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते सर। अच्छा देखें, मैं तो क्योंकि हुकूमत पंजाब का तर्जुमान हूँ, इसके ऊपर मैं अपनी ज़ाती राय तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं क्योंकि पैमरा का तर्जुमान नहीं, वफाकी रेगुलेटरी इदारा है, तो और ये एक लीगल ज़ात है। मेरी ज़ाती ये राय है कि जब आप कवरेज देते हैं एक किसी कलदम तंजीम की एक्टिविटीज़ को, तो वो रुकनी चाहिए। कुछ एंसिलरी इश्यूज़ होते हैं, कहीं ट्रैफिक के मसाइल हैं, कोई और होता है, वो जाहिर है कि चीज़ें बातचीत में आती हैं। इस वक्त भी आप सवाल तो उसी बारे में कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर भी बात हो रही है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ ना, कवरेज तो ये भी है ना सर कि आज वजीर आजम साहब ने उलमा के वफ्द से मुलाकात की है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कवरेज। वजीर आजम साहब ने, गवर्नमेंट ने आज उलमा पर मुश्तमिल 12 रुकनी कमेटी बना दिया, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कवरेज। तो ये चीजें तो हम कर सकते हैं ना बात, या आप चाहते हैं? नहीं देखिए, मेरे चाहने या ना चाहने की बात नहीं है, तो एक तो ये कानूनी इशू है मेरे ख्याल में, तो इसमें आपको क्लैरिफिकेशन पैमरा से लेनी चाहिए। जो आपके सवाल हैं कि ये कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि ये कानूनी मामला है, मैं इसके ऊपर गैर जिम्मेदाराना राय का इजहार नहीं करना चाहता। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। भट्टी साहब, आपसे मैंने डिस्कशन करनी है इस इशू पे, नहीं मैंने महंगाई पे आपसे डिस्कशन करनी है। मुझे फरमाइएगा कि अभी जो महंगाई की शरह वो 14.31% हो गई है गुज़श्ता साल के मुकाबले में, और 51 में से 25 अशिया की कीमतें बढ़ गई हैं। घी, चिकन, अंडे, बिजली, गैस, ये सब कुछ जो है महंगा हो चुका है दोबारा से। अब क्या आगे जाके होगा जी? 3 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को, 2 साल रह गए, वो कहते हैं अगला टन्योर भी हमारा होगा। ये महंगाई कंट्रोल कर लेंगे भट्टी साहब? हो जाएगी महंगाई कंट्रोल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अल्लाह करे कि महंगाई कंट्रोल कर ले। 70 साल की हिस्ट्री में इतनी तेज़ी से महंगाई नहीं हुई। इसके मैंने 1 बाय 1 पॉइंट बनाए हुए हैं, वो मैं आपको भेज देता हूँ। 1 महीने में कितनी हुई, 2 महीने में कितनी हुई, 3 में कितनी हुई, ये एक हिस्ट्री है, पूरी भेज देता हूँ। क्या कि बिजली की कीमतों में माजी में कितना इजाफा हुआ 3 सालों में और इस सालों में, पेट्रोल चले इंटरनेशनल है, बाकी और। लेकिन अभी आप एक बात कर रहे थे टीएलपी की, टीएलपी में यकीनन किसी को भी उसके ऊपर अब नोटिफिकेशन आ गया नहीं, किसी को भी। हाँ, आज के ऊपर नोटिफिकेशन आ गया, तो I'd request you इस मौजू को अभी छोड़ दें। वो देखें ना, पंजाब गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंटेटिव साहब, उन्होंने भी कहा है कि मैं अभी सर्टेनिटी से नहीं कह सकता। ठीक है, तो अब कल को मेरा प्रोग्राम बंद करवा दें, ऐमें कोई मसला हो जाएगा ये। अच्छा मेरी सुन लेना, मैं छोड़ देता हूँ, नहीं, मैं छोड़ देता हूँ बतौर प्रोटेस्ट। मैं इस इशू पे बात नहीं करता बतौर प्रोटेस्ट के ये जुल्म मुशर्रफ डिक्टेटर के दौर में भी नहीं हमारे साथ हुआ। बतौर प्रोटेस्ट ये बात नहीं मैं करता। प्लीज महंगाई के ऊपर आ जाते हैं, इस इशू को नहीं छेड़ता, आ जाएं प्लीज। लेकिन जी मैं छोड़ दिया, खत्म हो गया, मैं आ गया। मैं इसमें बतौर प्रोटेस्ट नहीं करता बात। लेकिन अच्छा मुझे ये बताइएगा भट्टी साहब, ये पंजाब में पंजाब जो है जी, मैं सवाल सुन लें बड़ी साहब, सवाल तो सुन लें जी बड़ी साहब। पंजाब जो है ये पूरे मुल्क की फूड बास्केट है, यानी कि अगर पंजाब में हुकूमती रेट कायम हो जाए तो फूड के मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत अगर परफॉर्म कर जाए, इतना बड़ा सूबा है और पूरे मुल्क की फूड बास्केट है, तो पूरे मुल्क में सुकून हो सकता है। इसके हवाले से डिमांड एंड सप्लाई का जो मसला है, ये कभी कुछ हो जाता है, कभी मिस गवर्नेंस, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलों पर छापे और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की बातों के अलावा और कोई चीज़ होते हुए देख नहीं रहे। आप एग्री करते हैं कि पंजाब में ये चीज़ें लागू हो जाएं, इंप्लीमेंट हो जाएं, तो पूरे मुल्क में सिचुएशन बेहतर हो सकती है? देखिए, एक तो हमारी बड़ी काबिल एहतराम हस्ती थी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो तो काबिल एहतराम है, लेकिन वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पे तो बात की इजाज़त, अभी कोई नोटिस तो नहीं आया इसका। क्योंकि मुझे कल को अपना नाम लेने पे भी पूछना पड़ेगा नोटिस पैमरा से क्या आया, मैं उस लिहाज से बात करूँ, आप मेरी रहनुमाई कर दे। नहीं ना आया नोटिस।
चार सूबाई वजीर पंजाब हुकूमत के वजीर आजम इमरान खान साहब के पास तशरीफ लेकर गए, मौजूदा वजीर आजम मोहतरम इमरान खान साहब के पास। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा वजीर आला साहब रहे तो अगले इलेक्शन में मैं नहीं जा सकेंगे, लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल बहुत बुरी है, करप्शन की आवाज़ें बहुत तेज़ आ रही हैं, अगर कोई कहेगा तो मैं उन वज़रा के नाम और टाइम, वज़ीर आज़म से जो मुलाकात थी, उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने कितने बजे टाइम दिया, सब कुछ गुजारिश कर दूंगा। देखिए, पंजाब मुल्क का 62% पॉपुलेशन है। अगर नून लीग जितनी दफ़ा भी जीती पंजाब बेस पे जीती, पीपल्स पार्टी भी इवन जब कामयाब हुई तो पंजाब से जीती। अगर अब ये इलेक्शन बताएंगे, मैंने तो आपको बता दिया, 4 वजीर सूबाई हुकूमत के वजीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब के पास गए। और दूसरी खबर दे दूं, लाहौर के 2 मौजूदा वजीर आइंदा इलेक्शन में PTI का टिकट नहीं लेंगे। इमरान खान की मेहनत में कोई शक नहीं, ईमानदारी में कोई शक नहीं, बदकिस्मती है कि उन्होंने पंजाब उसको दे दिया जिसका मुकाबला पंजाब, अब यू नो बेटर, मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, दुआ करें कि पाकिस्तान अपोजिशन पे पीछे नहीं आ रही क्योंकि अपोजिशन की क्रेडिबिलिटी नहीं है। करप्शन का लेबल उन पे बहुत खौफनाक है। महंगाई और लाकानूनियत और करप्शन की वजह से जिस दिन लीडरलेस लोग सड़कों पर आए तो मेरा ख्याल है मुश्किल होगी हुकूमत के लिए। जैन साहब, मुझे ये फरमाइएगा कि जब ऑपोजिशन का जिक्र आता है, जैसे आरिफ उमीद भट्टी साहब ने अभी कहा कि करप्शन का लेबल उन पे लगा हुआ है, दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट में तो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी रही है, तो गवर्नमेंट में रहने के बावजूद पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का देर पा हल कोई प्रोवाइड नहीं किया जा सका। आप लोगों के अदवारे हुकूमत में भी आज आप लोग ये बात तो करते हैं कि मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस ठीक नहीं है और मुल्क गिर एहतजाज की बातें भी होती हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कारकुनान निकलते हैं, लीडर्स तो अभी तक बाहर नहीं निकले। एक तो ये स्ट्रेटजी भी समझ नहीं, लेकिन मिसाल है अगर आज आप लोगों की हुकूमत दोबारा आ जाती है, what is the strategy, what is the plan that you have to solve the problems of the people of Pakistan? महंगाई, इन्फ्लेशन, मईशत, इन सारी चीज़ों को कैसे दुरुस्त करेंगे सर? जी एहतियाम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहले मैं ये TLP पे एक बात करना चाहता हूँ। ये कोई वायलेशन ऑफ रूल्स नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये पैमरा को बजाय आर्डर्स इस तरह के देने के, दे शुड लीव इट टू मीडिया हाउसेस। दे आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, मीडिया की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें ये एडवाइस ज़रूर दी जा सकती है कि कोई भी ऐसी खबर ना आए जिससे वो लोग जो अपने हाथों में कानून को लेते हैं और वो बहुत सी प्रॉपर्टी को लॉसेस होते हैं, उनको एनकरेजमेंट मिले। यानी आप ये हेट स्पीचेस या इनको प्रमोट ना करें, पहली बात तो ये है। लेकिन हम इस तहरीक के ऊपर मैं अपने तौर पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये अच्छी बात है कि उलमा से प्राइम मिनिस्टर ने बिठाया और 12 रुकनी कमेटी बनाई। दिस विल हेल्प द गवर्नमेंट कि हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन मैं एक सजेशन ये दूंगा कि पार्लियामेंट को भी इसके अंदर लूप में लें। वहाँ कमेटीज़ हैं, इंटीरियर की सेनेट में भी है और पार्लियामेंट के अंदर नेशनल असेंबली में भी है, और वो आल पार्टी की बेसिस पे होते, वो पार्टी बेसिस पे नहीं होते, वो पार्लियामेंट बेसिस पे, वो पाकिस्तान बेसिस पे। वहाँ पार्टियों को रिप्रेजेंट हम नहीं करते होते, तो उनको भी एंगेज कर लें और वहाँ देखें। आई एम श्योर दे विल हेल्प यू। ये सिचुएशन डिफ्यूज़ होनी ज़रूरी है, क्योंकि जिस पे आपने कहा, आपका नुमाइंदा बोल रहा था पंजाब से कि इतना लॉसेस हुए हैं, किलिंग हुई है और प्रॉपर्टी के लॉसेस और मिजरेबल लाइफ्स हैं, तो आई थिंक इससे हम अनकंसर्न नहीं रह सकते एक पैमरा के नोटिफिकेशन पे कि हम बात ही ना करें। नंबर 1, मुस्बत बातें गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए और इंसाफ के लिए, और वो लोग जो कुचले जा रहे हैं उनके लिए भी मदद के लिए हम कर सकते हैं। ये तो बात होगी। दूसरी बात, अगर आपने ये कहा कि अगर हमारी हुकूमत आज, अच्छा उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इनके मिनिस्टर्स भी हैं, दे शुड आल्सो बी डायरेक्टेड कि जी डिफ्यूज़ नॉट फ्यूल दी, ये जो कन्फ्रंटेशन है, उनके बयानात भी जो हैं प्रोवोकेटिव हैं, वो और ज्यादा उसको वो देंगे। आप डिस्करेज ना करें, आप हम रहे हैं प्रिंसिपल साहब। आई विल इंटरप्ट यू हियर। तो जनरल साहब, I will interrupt you here. I'm sorry. I have
I have been issued a notification by PEMRA जिसमें उन्होंने कह दिया है that you directed to stop the media coverage of proscribed organization. But I don't have think to stop so you there. This will stand the test of लीगल अथॉरिटी। वो एक और बात है सर, अदालत में जाके ये और बात है कि अदालत में जाके वो चैलेंज हो जाए, वो कह दें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट की वायलेशन है, वो सारी बातें अपनी जगह पे है, बट राइट नाउ दिस नोटिफिकेशन इज इन फील्ड सर, तो इस वजह से मीडिया कैन बी ऑफ इमेंस हेल्प टू द गवर्नमेंट, आल्सो टू द स्टेट टू। अच्छा, अभी आप कहते हैं कि अगर हुकूमत अपोजिशन की आएगी तो क्या आएगा? ओवरनाइट कुछ नहीं हो सकेगा, ये कोई बेड ऑफ रोजेज नहीं है। जितनी तबाही और स्लाइड बैक अभी हो चुकी है, जैसे भट्टी साहब ने वेरी राइटली कहा कि महंगाइयाँ पहले भी होती रही हैं, सिचुएशन कभी भी आइडियल नहीं रही। पाकिस्तान जैसे मुल्क में प्रॉब्लम्स भी हुए हैं, प्रोटेस्ट भी आती रही हैं, लेकिन बखुदा मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरीके से मसलन आपकी एग्रो इकानमी क्रिपल हो चुकी है, आप वीट जो एक्सपोर्ट करते थे अभी 3 मिलियन टन आप इंपोर्ट करेंगे। आप काटन को जो आपकी एक कैश क्रॉप थी 14 मिलियन बेल्स, एक वक्त में वो 8 मिलियन बेल्स हुई हैं। आप शुगर 0.6 मिलियन टन शायद आपको इंपोर्ट करनी पड़े। आपकी जो एनर्जी की प्राइसेस बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा। आपकी जो फर्टिलाइज़र की प्राइसेस बढ़ गई हैं, फ्यूल, आपका फ्री फ्लोट, ये जो रुपए का डिवैल्यूएशन है, इस सारे ने लोगों की चीखें निकाल दी हैं। ये सच्ची बात है। तो अगर हुकूमत आती है, जो भी आए, मेरे ख्याल में अगर मेरी पर्सनल राय लें तो सबसे पहले तो मुल्क के अंदर मैं एक वर्किंग रिलेशनशिप अपोजिशन के साथ कायम करूंगा और ये कहूंगा कि मोस्ट वेलकम, हम भी इलेक्टेड हैं, आप भी इलेक्टेड हैं, हम ये हमारा मैनिफेस्टो है, इसके मुताबिक हम चल रहे हैं, हमें आपकी मदद भी चाहिए। बट एट द सेम टाइम ये फ्री फ्लोट जो है इसका आपकी जो करेंसी है, इसको रोकना भी ज़रूरी है। लोग मैनेज करते हैं, चाइना में भी किया, मलेशिया में किया, बहुत से कंट्रीज है जो ऐसे नहीं करते। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको एक्सपोर्ट का कितना फ़ायदा हो रहा है और किस तरह आपको करना है। सिमिलरली किसानों की हालत बेहतर करने के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ सलूक करने के लिए और पार्लियामेंट के वकार में, तो कहते हैं किसानों की हालत बहुत बेहतर कर दी हमने। पीटीआई सेज के किसानों की हालत तो हमने बहुत बेहतर कर दी है। वो तो कहते हैं कि किसानों की आमदनी तो बढ़ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है ये कि बिल्कुल नहीं बढ़ी। अच्छा चलें, हसन खावर साहब ये फरमाइएगा, ये जो सवाल मैंने पूछा था कि पंजाब, भट्टी साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, ये आप फरमा दीजिए पहले भट्टी साहब, हुक्म जी भट्टी साहब। नहीं, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक नहीं किया। मेरे सामने 9 टीवी लगे हैं जिन पे 8 टीवी पे यही इशू डिस्कस हो रहा है तरीके लब्बैक का। इवन के जियो पे वफाकी मजहबी अमूर नूरुल हक साहब यही डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपके सिर्फ नोटिस पे ला रहा हूँ। एक्सप्रेस पे भी फरूख हबीब यही इशू डिस्कस कर रहे हैं। मेरे सामने 9 टीवी हैं। साहबजादा हामिद रजा जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले हैं वो भी हम टीवी पे है, लेकिन यू नो बेटर कि आपकी पॉलिसी क्या है और मैं उसको फॉलो करूंगा यकीनन। सर मेरी पॉलिसी सिर्फ ये है भट्टी साहब कि जब अभी एक नोटिफिकेशन आ गया तो वो इन फील्ड है और मुझे वाकई ये समझ नहीं आता। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ इस बात पे कि हाउ कैन यू डायरेक्ट टू स्टॉप ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीडिया कवरेज, यानी कि कोई एंटी स्टेट बात करने से तो आप रोक सकते हैं, कोई ऐसी बात जिसमें अमन व आमा के ख़राब होने का कोई वो हो सकता है पॉसिबिलिटी, उससे तो आप रोक सकते हैं, लेकिन ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीडिया कवरेज। लेकिन इसके ऊपर मैंने तो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ बैठे हैं, हसन खावर साहब, उनसे रहनुमाई चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कहा जी कि मुझे भी नहीं पता। तो हसन साहब अगर कुछ दोबारा कहना चाहे तो आई डोंट हैव एन इशू। हसन साहब इस हवाले से भी फरमा दीजिए। दूसरा मुझे ये फरमाइए कि ये जो सवाल मेरा था कि पंजाब पूरे मुल्क की फूड बास्केट है सर, अगर पंजाब में गवर्नमेंट की रिट कायम हो जाए फूड सप्लाईज के हवाले से तो पूरे मुल्क के लिए फ़ायदा होगा, क्यों नहीं हो पा रही पंजाब में सर? अच्छा 2-3 आपने सवाल किए थे शाम, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। पहला सवाल जो आपका है ना, मैं तो आपके सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। आपकी लीगल लायबिलिटी क्या है ये आपका डिटर्मिन करना है, उनसे सवाल है। अगर आपका इस इशू पे कोई सवाल है तो आप पूछें, मैं जवाब देने को तैयार हूँ, लेकिन वो क्या आप पूछ सकते हैं कि नहीं, ये आपके और पैमरा के बीच में, उस मामले पे मैं नहीं आना चाहता। पहली बात, मुझे सवाल का जवाब देने से कोई इनकारी नहीं है। ठीक, पहली बात। अच्छा दूसरी बात, अब आप सुन लें, इन्फ्लेशन के ऊपर 2-3 मैं रिकॉर्ड की बातें ज़रा स्ट्रेट करना चाहता हूँ। दोनों हमारे बड़े काबिल एहतराम दोस्त बैठे हैं।
3 ईयर मूविंग एवरेज इन्फ्लेशन जो है पिछले 3 साल की, ये मीडिया में कहा गया कि ये वर्स्ट है। आप 1958 से लेकर पिछले 60-70 साल का डेटा देख लें और 3 साल के स्पेल देख लें। ये जो पिछले 3 साल हैं ये 11वें नंबर पे आता है, 11वें नंबर पे। जो वर्स्ट इन्फ्लेशन थी वो 74 से 76 थी। सेकंड वर्स्ट 2009 से 11 थी। मेरे पास पूरा डेटा है, अगर इसके बाद आप प्रोग्राम के बाद मुझे अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको पूरा ग्राफ भेज दूंगा। पहली बात, जनरल साहब ने यूरिया की बात की। यूरिया में दुनिया में प्राइसेस डबल हो गई और पाकिस्तान में 3 साल में मेरा ख्याल है कि कोई बमुश्किल 3 साल मिला के 8-9% बढ़ी है, यूरिया की प्राइसेस नहीं बढ़ी। तीसरी चीज़ आ गई है पंजाब की गवर्नेंस और महंगाई। देखिए, महंगाई के कुछ असबाब हैं। ज़ाहिरी बात है कि कुछ मार्केट फैक्टर ज़रूर महंगाई के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होती है, कुछ ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस होती हैं। और महंगाई को डील करने के 2 तरीके हैं। 2 तरह से आप महंगाई को डील कर सकते हैं। या तो आप महंगाई को कम करें या उन लोगों के लिए कोई रिलीफ लेके आएँ जिनको महंगाई इफ़ेक्ट कर रही है, अगर आप महंगाई पे किसी वजह से काबू नहीं पा सकते। क्योंकि अगर खाम तेल तो आप कौन सा तरीका कर रहे हैं दुनिया में, वो कमोडिटीज़ जो बाहर से आती हैं, मैं बताने लगा हूँ। और अगर आपकी कमोडिटी प्राइस बढ़ रही है तो आप क्या कर सकते हैं। हुकूमत क्या कर रही है ये अब आप सुन लें। वफाकी हुकूमत एक टारगेटेड फूड सब्सिडी प्रोग्राम लेके आ रही है। ख़ाम तेल की कीमत तो हम कम नहीं कर सकते, ये तो आलमी मंडी की कीमतें हैं। ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, कोल की, एनर्जी की तो हम कम नहीं कर सकते। हम जो कर सकते हैं कि जो निचला सर, ये बात बिल्कुल ठीक है, में आसानी पैदा कर सकते हैं। जी, अभी पंजाब पे भी आता हूँ। आपने पंजाब का भी सवाल किया ना, पंजाब का तर्जुमा। हाँ, नहीं, ये जो आपने आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत और बाकी जितनी, ये सर गवर्नमेंट का नैरेटिव हम बार बार सुन चुके हुए हैं। बट द पॉइंट इज़ कि वो ममालिक जिनकी आप मिसाल देते हैं कि ख़ित्ते में देखें, भारत में पेट्रोल पाकिस्तान से भी महंगा है, बांग्लादेश में पाकिस्तान से ज़्यादा महंगा है, वहाँ पर ज़्यादा महंगा होने के बावजूद शाय खुर्दोनोश जिनका ताल्लुक बराह रास्त एक आम आदमी की ज़िंदगी से है, उसमें इतनी महंगाई नहीं है। चीनी, आटा, घी सस्ता मिलता है वहाँ पे। यहाँ पे तेल सस्ता है उनके मुकाबले में, लेकिन ये चीज़ें उनकी निस्बत महंगी हैं। क्यों? ट्रांसलेट क्यों नहीं होता? अच्छा इत्तेशाम, मैं आपको देखें, मैं आपको आपकी चारों बातों का जवाब दूंगा, लेकिन चारों के जवाब अलग अलग है। चीनी का भी जवाब है, आटे का भी जवाब है, पेट्रोल का भी जवाब है। फिर अगर सुन लें तो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात पेट्रोल की है। मैंने तो आपको कंपैरिजन नहीं दिया कि हिंदुस्तान में क्या। अगर आप इजाजत दें, आप डिटेल से जवाब दीजिएगा। मुझे एक ब्रेक लेनी है। आई हैव टू टेक अ कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद आप तसल्ली से जवाब दें। वेलकम बैक टू सवाल। जी इहसान खावर साहब, आप मुकम्मल कर लीजिए अपनी बात। फूड बास्केट की जो बात हो रही थी कि पंजाब है, क्यों नहीं गवर्नमेंट की लागू हो रही पंजाब में। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि फिर ये चीज़ों की कीमत क्यों नहीं। पेट्रोल की बात की, बिजली की बात की, आटे की, वीट की बात की, चीनी की बात की। चारों जवाब आपको देते हैं। पेट्रोल की पहले बात सुन लें। पेट्रोल के अंदर इस वक्त 137 और 138 के बीच में फ़ी लीटर पेट्रोल है। पेट्रोल की कीमत में एक्स रिफाइनरी प्राइस है, उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटर डीलर मार्जिन है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, आपका पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है और आपका सेल्स टैक्स है। आज अगर आप एहतशाम सेल्स टैक्स ज़ीरो कर दें, लेवी भी ज़ीरो कर दें, ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री कर दें, डिस्ट्रीब्यूटर भी अपना मार्जिन छोड़ दे, डीलर भी मार्जिन छोड़ दे, तब भी 121 रुपये का लीटर है। ये तेल की कीमत का हाल है। इसका मतलब ये है कि आपने प्राइस ऑलरेडी कम कर दी। इंटरनेशनल एक साल में प्राइसेस 100% बढ़ी, पाकिस्तान में 32% बढ़ी। ये 68% का इम्पैक्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि गवर्नमेंट ने रेवेन्यू पे हिट ली, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी नीचे की। एक बात। दूसरी बात इसी के अंदर कि आज $85 पे पहली दफ़ा पेट्रोल नहीं आया। ये 2014 में भी $85 पे था। उस वक़्त के हिसाब से आप $1 से ऊपर 1 लीटर भेज रहे थे, क्योंकि उस वक़्त की हुकूमत ने एन की नहीं कट लिए टैक्स पे। आज वही 80 सेंट का इसलिए मिल रहा है कि हुकूमत ने कट लिया है। अब अगर हम ये समझते हैं कि हुकूमत तेल के अंदर अपने पैसे डाल के कर्जे चढ़ाए, ये नहीं हो सकता। ये इसका लिंक इंटरनेशनल प्राइसेस से है, पहली चीज़। दूसरी बात, आपने बात की बिजली की। बिजली के अंदर तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस एक चीज़ है जिसका ताल्लुक तेल की कीमत से, एनर्जी प्राइसेस से। दूसरी बात, आप मुझे ये बताएं कि बिजली का कोई कॉन्ट्रैक्ट इस गवर्नमेंट में हुआ है?
ये जो कैपेसिटी पेमेंट के मसले हैं, जो गर्दिशी कर्जे हैं, जो कैपेसिटी पेमेंट हमारी बढ़ती जा रही है और अगले कुछ सालों में 2 खरब से ऊपर एक साल में चली जाएगी, ये किसने ठेके किए हैं? जिन्होंने ठेके किए, जिनकी वजह से आज कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, वो आज आके ये सवाल उठाते हैं, उल्टा चोर यानी कि कोतवाल को डांटे। तीसरी बात आ गई गंदम की। गंदम की कहानी सुन लें, पूरा मीडिया ये पूछ रहा कि जी पंजाब में गंदम की कीमत, आटे की कीमत आज पंजाब में 1100 रुपये किलो की बोरी है। कोई जाके पूछ रहा है कि सिंध में कितनी है? ये पंजाब अपना बड़ा भाई होने का हक अदा करता है। पंजाब के स्टॉक्स देखें, 18-19 हज़ार टन हम रोज़ की रिलीज़ कर रहे हैं, ये बढ़ते बढ़ते 24 हज़ार तक जानी है। लेकिन अगर सिंध अपनी नहीं गंदम रिलीज़ करेगा, 14 अरब की गंदम चूहे खा जाएंगे, वहाँ पे 1600 रुपये की बोरी होगी। तो मार्केट रियलिटी है ना, इर्द गिर्द के ज़िलों की जो गंदम है उधर को लोग चाहते हैं कि उधर जाके चोर बाजारी करें और मुनाफा करें। चीनी की बात भी कर लें, चीनी अब हमने जब शॉर्ट हुई, प्राइस बढ़ी, चीनी इंपोर्ट की, मार्केट में डाली, उसमें एक इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है कि किस तरह हुकूमत पंजाब ने 2 हफ्ते के अंदर उसकी कीमत नीचे लाए। आप इन्फ्लेशन पे पीबीएस का डेटा कोट करते हैं, तो पीबीएस का तो डेटा है कि पंजाब में एवरेज चीनी की कीमत 92 रुपये किलो है। या तो पीबीएस का डेटा ना कोट करें, कोट करते हैं तो जहाँ पे अच्छाई हो रही है, जहाँ पंजाब हुकूमत ने 2 हफ्ते में कीमत नीचे ले आई, उसका भी खुदारा जिक्र करें। तो ये हर कमोडिटी की एक स्टोरी है, पॉलिटिकल इकोनॉमी है, हर चीज़ का जवाब है। बेहतरी की गुंजाइश भी है, कितनी नीचे ले आए कीमत? स्टेट मार्केटों में भी है। हसन साहब, चीनी की कीमत कितनी नीचे लेकर आए आप? जी, पीबीएस के मुताबिक लास्ट वीक में 92 रुपये किलो है। यही कीमत 108-9 रुपये पे पीबीएस का ही डेटा था। 2 से ढाई हफ्ते में ये कीमत आ गई 92 रुपये पे। एक ही इदारे का डेटा आपको बता रहा हूँ, उसी इदारे का डेटा आप भी कोट कर रहे थे, उसी इदारे का डेटा मैं भी कोट कर रहा हूँ, हमारा नेशनल इदारा है। भट्टी साहब, सक्सेस स्टोरीज जो बताई हैं हसन खावर साहब ने, क्या तज्जिया आपका? देखिए, मैंने तो फर्स्ट टाइम हसन साहब से प्रोग्राम में बैठा हूँ इनके साथ। मेरे लिए नहायत काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त हैं। कम से कम ये अच्छे तरीके से गुफ्तगू तो कर रहे हैं, मुझे खुशी हुई कि। लेकिन मेरे लिए हैरत है कि हसन खावर साहब अच्छा आदमी पंजाब हुकूमत की तर्जमानी कर रहा है। बड़ी दिलेरी चाहिए इसके लिए, ये मैं इनको सलूट करता हूँ। देखे, किसी के अच्छे काम की तारीफ भी करनी चाहिए। चलो इमरान खान की तो उस्मान बुज़दार की तर्जमानी करना ये एक पुल सरात पे चलने के बराबर है। लेकिन अल्लाह ताला इन्हें और कामयाब करे। हो सकता है कि पाकिस्तान में महंगाई ना हो, हम बेवकूफ़ हैं। फैसलाबाद में जिसने अपने बच्चे को मार के खुदकशी कर ली वो भी जाहिल होगी। एमरजेंसी में मेडिसिन नहीं मिल रही वो भी जाहिल होगी। मेरे घर का बिल 65,000 आ गया, जो 20,000 15,000 आता था, मैं भी जाहिल होऊंगा। आपका बिल भी ज़्यादा आ गया। जस्ट जनरल साहब तो वैसे जनरल साहब हैं, इनके लिए भी मेरा ख्याल है इन्हें पेट्रोल सस्ता मिल गया होगा। ये मैंने नहीं कहा था, कोई एक हमारे लीडर है, मुझे नाम नहीं आ रहा, जिसने कहा था बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमत बढ़े तो समझे आपका वज़ीर आज़म करप्ट है। ये मेरे लफ्ज़ खुदा ना खास्ता नहीं है, मेरे लिए तमाम सियासतदान काबिल एहतराम है। ये मैंने नहीं कहा था। जनरल साहब आप गवाह है ना इसके, मैंने तो नहीं ये लफ्ज़ कहा, मैं एक माजी को दोहरा रहा हूँ। बिल्कुल। मैं अब आपको गुजारिश करता हूँ थोड़ा सा 1.5 मिनट। मैं बेसिकली एक रिपोर्टर हूँ। मैं पिछले 2 महीने से सर्वे कर रहा हूँ जी। पाकिस्तान में 80% पॉपुलेशन की इनकम 30,000 से कम है। मैं एक घर गया, महमूद बूटी, एक बंदा था, 4 बच्चे थे, नबीना बाप था। मैंने कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा एक दुकान पे काम करूं, 20,000 रुपये। मैं क्या, गुजारा कैसे करते हो? उसने बर्तन उठाया, अगर आप हुक्म करेंगे तो मैं आपको ले जाऊंगा। उसने कहा ये लो, ये खाली बर्तन है। मैंने कहा क्या चक्कर है? कहता जी है परेशान हूँ। मैं क्या परेशानी क्या है? कहता मालिक ने कहा है 15,000 रुपये किराया, मैं 2 महीने से दे नहीं सका, खाली कर दूंगा। और एहतशाम ये 90-80-70% लोगों, मैं ये नहीं कह रहा सारी जिम्मेदारी ये हुकूमत है, खुदा ना खास्ता जो सच है वो सच है। ये माजी में भी इतने कर्जे लिए गए कि अब सर ही नहीं उठ रहा। देखिए, एक तबका है मुल्क का 1% शराफिया जो अरबपति है, उन्हें आप यूनिट 1,000 रुपये का कर दे, फ़र्क नहीं पड़ेगा। पेट्रोल 5,000 रुपये लीटर कर दे, उनकी मौजें लग जाएंगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमें इस इमरान खान साहब से उम्मीद थी, ये कह रहे थे 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, करप्शन का खात्मा होगा, रूल ऑफ लॉ होगा। 7 चीफ सेक्रेटरी बदल गए पंजाब के,
9 आईजी बदल गए, करप्शन पहले से ज्यादा हो गई। ये मेरी राय है, मैं हसन साहब से अदब एहतराम से कह रहा हूँ, इन्होंने बड़ा टास्क मुश्किल ले लिया है कि वजीर आला उस्मान बुज़दार जो 1 महीना पहले पीटीआई में आए, जिनके वालिद नून लीग के कसीदे पढ़ते थे, वो इनका राइट है, लेकिन खुदारा महंगाई है, मेरा ख्याल है इन्हें महंगाई को फोकस करना चाहिए। करप्शन में इजाफा हो रहा है, लेकिन इसका पीटीआई को जिम्मेदार ठहराना नाइंसाफी होगा। लेकिन महंगाई बहुत बड़ा फैक्टर है, इनके खिलाफ अपोजिशन मेरी नज़र में कुछ नहीं कर सकी। मेरे ख्याल, ये मेरी राय है, जनरल साहब काबिल एहतराम है। महंगाई का फैक्टर इन्हें जब इलेक्शन में जाएंगे ना, आवाम के पास एहतशाम, करप्शन, महंगाई और ला कानूनियत और बैड गवर्नर, इसके नतायज खुद वजीर आज़म इमरान खान साहब कहेंगे। मैं 4 महीने पहले मिला था और उन्हें मैं ये कह के आया हूँ, नोट करवा के आया हूँ, मैं क्या पीएम साहब से ये नोट कर ले, आपको मिसगाइड किया जा रहा। खुदारा महंगाई की वजह से एक वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है 70% लोगों की। इस चैप्टर को ना डिफेंड करें। जैल साहब, एक सवाल आपसे अब जी। देखिए, ये पिछले दिनों पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ ना जी, पाकिस्तान जीता तो पूरी कौम खुश थी और ट्विटर पे बड़ी सेलिब्रेशंस भी हो रही थी। मुझे मरीम नवाज साहिबा का एक ट्वीट मैंने देखा जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब की तस्वीर लगाई हुई थी, वो रियाज सऊदी अरेबिया में थे उस टाइम पे, और ट्वीट उन्होंने ये किया हुआ था कि पूरी कौम इस वक्त महंगाई से परेशान है और इन बेहिस लोगों को, समथिंग लाइक दैट, कि ये इनकी बेहिसी देखें, इनके चेहरे पे कितना सुकून है, इस तरह की कोई बात। तो इसमें तो कोई शक नहीं है सर कि इस वक्त महंगाई है, एक गरीब आदमी परेशान है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि मिडिल क्लास श्रिंक हो रही है, लेकिन इसमें भी तो सच्चाई है ना बात में सर, कि हमारी आवाम के जो मसाइल हैं वो हमारे सियासतदान 70-75 साल से बेचते हैं अपना इक़्तिदार हासिल करने के लिए। अब मरीम नवाज साहिबा की ट्वीट की मुझे इसलिए समझ नहीं आई कि या तो उन्होंने रायविंड महल छोड़कर लाहौर के इलाके महमूद बूटी से मुल्हका किसी कच्ची आबादी में मुकीम होकर ये ट्वीट किया होता लोगों की हमदर्दी में, तो फिर तो वो ट्वीट मुझे समझ आता सर। लेकिन जब वो खुद रायविंड में रहती हैं, विच इज़ लाइक 1200 कैनाल्स, तो फिर इमरान खान अगर एक पॉश जगह पे बैठ के मैच देख रहे हैं तो ये सियासत खेलने के मुतरादिफ है लोगों के मसाइल पे सर। मसाइल तो हैं, मैं मानता हूं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो महंगाई का इशू है, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि ये हमारा एक कौमी सानिया है और ये अभी एक इंसानी हमदर्दी का इशू बन चुका है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू बन चुका है। और ये भट्टी साहब जो बात कर रहे थे, मेरा अपना ताल्लुक ये रूरल चकवाल से है, मैं देहात से जाता हूँ भी, आता भी हूँ। मैं बखुदा आपको बताऊँ कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल अलाइनमेंट, किस पार्टी में कौन किधर है, हर किसी का यही मसला है कि बच्चे की फ़ीस नहीं है, घी के पैसे नहीं है। मेरे पास जो गांव में वो केयर टेकर वह काम करने वाली खातून, वो मुझे बिल अपना दिखा रही थी कि अभी मैं 9,000 या 10,000 का ये बिल, मेरा एक बल्ब है, एक वो पंखा है। ये उनके इश्यूज़ हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। ये जो एहसान साहब ने फरमाया, बड़ी अपनी कोशिश के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किए चीज़ों को, एंड आई अप्रिशिएट दैट एज ए रिप्रेजेंटेटिव, उनकी ड्यूटी है। लेकिन उन्होंने कहा कि महंगाई को कम करने का तरीका ये है कि एक तो इसको वैसे कम किया जाए और सेकेंडली सब्सिडी दी जाए। देखिए, उसके लिए आपका एक मैकेनिज़्म है जिसमें 3-4 स्टेप्स हैं। मसलन ये कि अगर एक तो है ना कि फोड़े के ऊपर मलहम लगा दें और फिर वो नीचे जड़ें ना उसकी वजह, इनकी जो जड़ें हैं महंगाई की, वो एक तो ग्रोथ में, पैदावार में इजाफा, एग्रो रिसर्च और एग्रीकल्चर की पैदावार में इजाफा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा, सो इंडस्ट्री का पहिया आगे चले। नंबर 1। नंबर 2 है, जैसा मुझे एक ब्रेक लेना है, सॉरी आई हैव टू कट, मुझे एक ब्रेक लेना है जैसा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सवाल। जैन साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, फिर डेंगू के हवाले से एहसान खावर साहब से सवाल पूछेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं ये कह रहा था कि महंगाई को रोकने के लिए 4 स्टेप्स मैं रिकमेंड कर रहा हूँ गवर्नमेंट के लिए। पहला ये है कि कोशिश ये की जाए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। ये जब तक कि, चूँकि सप्लाई और डिमांड का इशू है ना, वो होगा। नंबर 2 के स्टेबलाइज करेंसी।
आप ये देखिए कि खावर साहब ने एग्जांपल्स दी हैं, पहले भी पेट्रोल की कीमत ऊपर नीचे वाकई होती रही है, लेकिन करेंसी की कोई मिसाल दे लें। आपको 125 रुपए का डॉलर मिला था, आप चले वो उस वक्त कंट्रोल था, आपने फ्री फ्लोट किया तो 153 पे आ गया। अभी पिछले 4-5 महीनों में 153 से 173 पे आ गया है। तो ये इसको खुदा के लिए कंट्रोल करें। तीसरा गवर्नेंस का इशू, इसके अंदर एक तो प्राइस कमेटीज को इफेक्टिव बनाया जाए, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को, और दूसरा ये जो मिडल मैन है उसके रोल को कर्टेल किया जाए, और लास्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने वाली बात है। ये भी हुकूमत का, ये भी गवर्नेंस का इशू है, और उसके लिए आप जुडिशल रिफॉर्म्स हों और लोगों के ऊपर सख्ती करें। गर्दिशी कर्जे 1100 अरब से 2400 अरब रुपए हो गए हैं, तो अगर पहले लोग नालायक थे तो आप 1100 पे रोक देना। इसको आप जिस रफ्तार से अभी आगे जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ये 4 ट्रिलियन हो जाएंगे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? देखिए, हुकूमत तो अभी आपके हाथ में है। आपने एक मैनिफेस्टो दिया, आपने कहा हम सिविल सर्विस की रिफॉर्म्स करेंगे, ये करेंगे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपका एक विजन होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए रिलेटेड टू टाइम फ्रेम, कि अपने टाइम में हम ये करेंगे। इजाजत दीजिएगा, ठीक हो गया, आपका मौक़िफ़ आ गया, इजाज़त दीजिएगा। हसन खावर साहब, ये डेंगू के हवाले से अपेरेंटली कॉन्ट्रडिक्शन है आपने जो स्टेटमेंट दिया उसमें, और हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने जो कहा उसमें। ये शॉर्ट सुन लें ज़रा, उसके बाद फिर आपका रिस्पॉन्स लेते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कह रही हैं वो सुनवाइएगा। इंसेक्टिसाइड जो है उसकी एक ख़ास मिकदार जो है, जो रिकमेंडेड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो मिकदार जो है वो अगर इस्तेमाल हो तो उसका नुकसान नहीं है, और वही मिकदार हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम एक्सपर्ट्स की एडवाइस के अंदर ये फैसला किया गया कि ये धुआं मार पॉलिसी हमने नहीं चलानी। अगर हम ये चलाएंगे तो शायद लोगों की आंखों में हम धूल तो झोंक सकें, लेकिन लोगों की सेहत की हिफाजत हम नहीं कर पाएंगे। जो डेंगू की SOPs डेवलप हुई थी प्रिवेंशन की, वही प्रैक्टिस हम भी कर रहे हैं। उसमें कुछ थोड़ी सी बेहतरी लाने की ही कोशिश की। दूसरी बात डिलिबरेटली मीडिया में फैलाई जा रही है। आपको बहुत क्लियरली ये बताना चाहता हूँ कि पहले जब ओपन स्प्रे हर जगह होता था, उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात थे। वो स्ट्रेटजी अब हम नहीं कर रहे। डॉक्टर हसन साहब, ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है जी? वो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा एक बात कर रही हैं, आप दूसरी बात कर रहे हैं। डेंगू फैलता चला जा रहा है। अच्छा शाम साहब, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, दोनों बातें बिल्कुल एक हैं। मेरी और डॉक्टर साहब की अंडरस्टैंडिंग इस बात में पूरी एक है। अंडरस्टैंडिंग में कोई आपके इशू, मैं आपको समझा देता हूँ। धुआं मार पॉलिसी का मतलब क्या था, वो एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपने चीज़ निकाली है। धुआं मार पॉलिसी का मतलब था इनडिस्क्रिमिनेट फॉगिंग। हर तरफ गाड़ियाँ जा रही हैं, सुबह शाम उसकी धुएँ मार रही हैं, ना कोई परवाह कि इंसेक्टिसाइड का क्या उसके अंदर कंपोनेंट है, क्या है। ऊपर से आपको ये समझना पड़ेगा कि कोविड आ गया है। कोविड एक ऐसी बीमारी है जो फेफड़ों को अफेक्ट करती है, इसमें हमने केयरफुल रहना है। अब हुकूमत पंजाब की स्ट्रेटजी क्या है? हुकूमत पंजाब की जो प्राइमरी स्ट्रेटजी है इंसेक्टिसाइड के हवाले से, वो है IRS, इनडोर रेजिडुअल स्प्रे, जो कि लार्वा को मारने के लिए इफेक्टिव है। जहां लार्वा मिलता है उस घर में और उसके इर्द गिर्द के 48 घरों में होता है। फॉगिंग मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, अभी भी होती है, लेकिन सिलेक्टेड जगह पे होती है, टारगेटेड होती है हर जगह पर, क्योंकि आपका जो फॉगिंग है उसका असर 2-2.5 मिनट। ठीक है, मुझे ये बता दें कि जो मियां शहबाज शरीफ साहब के दौर में हिकमत अमली बनी थी डेंगू से लड़ने के लिए मियां शहबाज साहब के दौर में, वही फॉलो हो रही है या आप कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी आप फॉलो करें? देखें, जो 10 साल पहले स्ट्रेटजी बनी थी, 10 साल में दुनिया भी आगे चली गई, साइंस भी आगे चली गई, एक्सपर्ट की एडवाइस भी आगे चली गई, और दुनिया के हालात केसेस तो कम होने चाहिए थे ना। केसेस क्यों आ रहे हैं फिर? नहीं सर, केसेस क्यों? डेंगू के केसेस पंजाब में क्यों, लाहौर में क्यों इतने केसेस आ रहे हैं डेंगू के? अच्छा, अगर केसेस हमेशा कम ही होते तो उस हिसाब से तो थाईलैंड में तो डेंगू खत्म हो जाना चाहिए था, अभी तक खत्म हो गया। श्रीलंका में तो डेंगू खत्म हो जाना चाहिए था, हो गया। कोई तो वजह होगी ना। सीजनल पैटर्न होते हैं कोई तो भाई, सीजनल पैटर्न होते हैं। कुछ सालों के बाद ये कौम डेंगू को भूल गई थी। हमजा शहबाज साहब ने कहा ये कौम डेंगू को भूल गई थी, डेंगू पे हमने कंट्रोल कर लिया था। वो तो डेंगू पे सियासत इसलिए करते हैं कि 25 अरब की बात उनको याद ना कराई जाए। जो सवाल देने वाले होते हैं उनके जवाब देते नहीं। 25 अरब का सवाल पूछें तो वो जवाब डेंगू देते हैं। छोड़े ये सियासी बात। मेरे पास वक्त अगर अवाम के मफाद की बात करनी है तो मैं आपको टेक्निकल आंसर दे रहा हूँ।
जी भट्टी साहब, आपका क्या ओपिनियन है इस इशू पे? यार एहतशाम, मैं हैरान हो रहा हूँ कि शायद मैं पाकिस्तान में नहीं रहता। मैं एक छोटा सा रिपोर्टर हूँ। डेंगू पे मैंने डॉक्टरों से ज़्यादा काम किया है। जब शहबाज साहब की हुकूमत थी उस वक़्त भी मुझे याद है मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने 3 हेल्थ सेक्रेटरियों से बात की। उन्होंने कहा जी इसका जो लोग हैं इन्होंने नाहली की। हम 3 दफ़ा सीएम के पास गए, हमने कहा नारवा हो रहा है, मार्च में स्प्रे करने दे, इन्होंने नहीं करने दिया। आज 5 डॉक्टरों को मैंने रिक्वेस्ट किया है डेंगू दे दे। जिस तेजी से डेंगू ने पंजाब हुकूमत को डंग मारा है, जख्मी हम हो गए हैं। आप सोच नहीं सकते डेंगू में किसकी नाहली है। मैं नाम नहीं लूंगा। आसान खावर साहब बहुत शुक्रिया, जैन साहब बहुत शुक्रिया। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।